Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 6, The Three Order, part 6th. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. So now we were in page number 46. So ये बहुत प्यारा सा चर्च है जिसका नेम है सेलिबरी कैथड्रल और ये है इंग्लैंड का। तो जब हम कैथेड्रल टाउन्स की बात करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी वॉज बाय मेकिंग डोनेशंस टू द चर्चेस। तो सब रिच व्यापारी या अमीर व्यापारी क्या करते थे, डोनेशन देते थे या नहीं तो धन खर्च करने का उनका एक तरीका था कि दान दे देना। तो जब हम 12th सेंचुरी में देखते हैं कि फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण होने लगा था और यहाँ पर जो मठों की संपत्ति थी पर लोगों ने विभिन्न समूह से अपने एक तरीके से श्रम, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओन लेबर, मटीरियल वस्तुएं और मनी जिसको हम कहते हैं धन, उसके निर्माण में सहयोग दिया। तो जो कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में बहुत सारे वर्ष लग जाते थे, जो कि हम देख सकते हैं इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मटेरियल मनी। और जो भी ये बिल हो रहे थे स्टोन से, तो इसमें बहुत सारा समय यहाँ लिखा है मैनी ईयर्स टू कंप्लीट। सो एज दे वर बीइंग बिल्ड द एरिया अराउंड द कैथेड्रल्स बिकेम मोर पॉपुलेटेड एंड दे वर कंप्लीटेड व्हेन दे बिकेम द सेंटर फॉर पिलग्रिम। तो जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आस पास के क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो हम देख सकते हैं कि स्थान में तीर्थ स्थल वहाँ पर बन गए थे। इस प्रकार से उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। तो कैथेड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं डेवलप हुआ, जो कि प्रीस्ट वॉइस कुल बी हियर क्लियरली विद इन द हॉल वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। तो इसको इस तरीके से बनाया गया कि जो प्रीस्ट थे, पादरी, उनकी आवाज़ लोगों में जमा होने और एक तरीके से लोगों को साफ सुनाई पड़ सके। तो जितने भी यहाँ पर मॉन्क्स थे, भिक्षु जिनको हम बोलते हैं, वह भी यहाँ गाना गाते थे। इनका गायन अधिक मधुर सुनाई पड़ता था और साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियाँ दूर तक सुनाई पड़ सकती थी। तो यहाँ की जो खिड़कियों के लिए जो हम कहते हैं कांच, स्टेन्ड ग्लास, तो ये भी बहुत ही अभिरंचित कांच का प्रयोग हुआ था। और दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथेड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और जब सनसेट होता था तो मोमबत्तियों की रोशनी बाहर के व्यक्तियों को बहुत सुंदर आकृति या विजिट ऑफ पीपल आउटसाइड, तो एक दृश्यमान चित्रण कर देती थी। तो हम ये से कि द सस्टेन्ड ग्लास विंडो नरेटेड द स्टोरी इन द बाइबल। तो जो भी अभिरंक्त कांच की खिड़कियां बनी थी वह चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करती है और इसको अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पर पढ़ सकता था। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर स्टेन्ड ग्लास की विंडो है कैथेड्रल फ्रांस में। तो ये भी एक तरीके का बहुत आकर्षित पार्ट था। तो जब हम आगे देखते हैं तो ये उसमें एक्चुअली आपके बुक में ब्लू कलर के उसमें ये पैरा लिखा हुआ है और ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है पेज नंबर 147 में, द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। तो क्या क्राइसिस आया उस समय, तो हम देखते हैं कि 14th सदी, बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन। तो 14वीं सदी में शुरुआत तक यूरोप की आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसे 3 कारखानों की वजह से हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि नॉर्दर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी द वार्म समर्स ऑफ द प्रीवियस 300 years had given by the bitterly cold summer। तो जो यूरोप था, तो 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्ष में तेज हवाएं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। तो यहाँ पर पैदावार
जो कि सीजनल क्रॉप होता है वो रिड्यूस हो गया और इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द हायर ग्राउंड। तो जो भी पैदावार वाले मौसम में जो पैदावार होती थी वो छोटी हो गई और भूमि जो थी उपजाऊ वो भी फसल उगाना वहाँ पर कठिन हो गया। और जो तूफान थे, जो सागरीय बाढ़ों या हम कहते हैं स्टॉर्म्स, जो समुद्र की लहरों की बाढ़ आती है, ओशियनिक फ्लडिंग या बाढ़ आ जाना समुद्र के पानी से, तो उसने बहुत सारे फार्म स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पर सब नष्ट हो गया था। और सरकारों के द्वारा भी यहाँ पर कम आमदनी थी, टैक्सेशन ज़्यादा था, तो कोई अपॉर्चुनिटी फेवरेबल में नहीं थी। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन 13 सेंचुरी में एक बहुत बड़ा स्केल था। तो 13वीं सदी के पूर्व हम देख सकते हैं अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चौराहे कृषि भूमि में बदल गए। परंतु हम ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी फसलें थी इस क्षेत्र में, फसल चक्र से प्रचलन थी, तो हम वो देख सकते हैं कि ये भी कमज़ोर हो गया था, क्रॉप रोटेशन भी कमज़ोर हो गया था और सॉइल कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं भू संरक्षण का अभाव भी कम हो गया था। तो जितने भी चरागों में यहाँ पर हम कह सकते हैं शॉर्टेज हो गया, पेस्ट्रेज जो कैटल्स खाते हैं तो उनका खाना चारा, तो इनकी भी संख्या पॉपुलेशन ग्रोथ में यहाँ पर वृद्धि हो गई तो जितनी भी कमियां थीं, तो हम ये देख सकते कि जनसंख्या वृद्धि कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए जिनकी तकनीक परिणामित थी। तो इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो गई कि जो क्रॉप्स थे तो वो तो खा ही नहीं पाए लोग और उससे ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ती गई क्योंकि पॉपुलेशन इतनी थी और क्रॉप इतना ज़्यादा नहीं उग रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक सीवियर हिट आया यूरोप में 1315 से 1317 के बीच में। तो यूरोप में एक भयंकर अकाल पड़ा, अकाल की एक तरीके का सूखा जाना। और 1320 में अब बहुत सारे यहाँ पर पशुओं की डेथ हुई या हम कह सकते हैं मौत हुई। तो ट्रेड वॉज हिट बाय सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन द ऑस्ट्रेलिया एंड सिबेरिया। तो हम ये देख सकते कि साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और सिबेरिया में चांदी की जितनी भी खानों की उत्पादन थी उसमें भी कमी आ गई, धातु मुद्रा में भारी कमी आई और जैसे व्यापार प्रभावित हुआ उसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ गया और सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ गया। तो सोचो एकदम से कितना लॉस आ गया क्रॉप्स में भी, एनिमल में भी और करेंसी में भी, जो तीन इम्पॉर्टेंट मायने रहते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। और भी वर्स्ट डेज ज़्यादा यहाँ पर लिखा येट टू कम, इसमें बुरे समय अभी और आना बाकी था। तो 12वीं और 13वीं सदी में जैसे तैसे हम देख सकते हैं वर्जन्य में विस्तार हुआ तो दूसरे देशों से व्यापार करने वाले जितने भी यूरोपियन तट थे तो वहाँ पर ये अपनी शिप्स ले जाना स्टार्ट कर दिया। तो यूरोपियन पोर्ट्स खुल चुके थे ताकि वो ट्रेडिंग कर सकें दूसरी जगहों पे ताकि कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो सके। तो हम देख सकते हैं जो अपने अलॉन्ग विद द शिप्स केम रैट कैरिंग द डेड बॉर्नानिक प्लेग इन्फेक्शन। अब एक इससे क्या हुआ व्यापार हुआ तो व्यापार के साथ तो इसको कहते हैं ब्लैक डेथ, इसमें एक महामारी फैल गई। ये एक डिजीज होती है जो चूहों से फैलती है। तो पश्चिमी यूरोप में जितने भी प्रारंभिक सदियों में जितना भी हम कह सकते हैं एस्टिमेशन, तो ये एपिडेमिक आ गया। जैसे अभी 2020 में कोरोना वायरस भी एक तरीके का एपिडेमिक है, डेथ होना ऑल ओवर कंट्री वर्ल्ड। तो वैसे ही ये भी एक तरीके का एपिडेमिक था कि इसका कोई एंटीवायरस नहीं था और 1847 से 1347 से 1350 तक ये चलता रहा। तो बहुत एपिडेमिक में हम ये मान सकते हैं 20% ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन हैड डाइड। तो
हम ये मान सकते हैं कि प्रारंभ में सदियों में अलग अलग ये तो थे, लेकिन 1347 से 1350 तक मध्य महामारी की बुरी तरह प्रभावित हुई और आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी में करीब 20% भाग इसके कालकुलीन हो गया और इस स्थानों की संख्या की जनसंख्या कम से कम हम कह सकते 40% ऑफ द पॉपुलेशन घट गई थी। फिर हम देख सकते हैं कि मैनी फेयर बॉडीज है ब्रेकफास्ट इन द क्लिंग बॉक्स। तो ये आपके पेज नंबर 148 के ब्लू कलर के बॉक्स में है। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो इसमें लिखा हाउ many valiant men, how many fair ladies, breakfast with the Nick flock and the same night supped with the ancestors in the next world। तो कितने बहादुर पुरुष और महिलाओं ने अपनी कटुभूमिया के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि में दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। मतलब सडन डेथ कि ब्रेकफास्ट सुबह करा, रात में द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज पिटेबल टू behold। तो लोगों की हालत भी दयनीय थी, जैसे देखा नहीं जा सकता। वे हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सारे सड़े हुए शरीर और बदबू से चल रहा था, क्योंकि पवित्र कब्रिस्तान दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो वे सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी खादकों में डाल दिए जाते थे और इसका पोत के सामान में भरा जाता था और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। तो ये लिखा है जिग्नोवियो बुखानियो ने 1313 में, 1375 में। ये इटालियन ऑथर थे, इन्होंने ये पूरी चीज़ अपनी किताब में लिखी कि 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, इतनी मौतें हुई उस समय। फिर स्ट्रेट सेंटर सिटीज़ वर द हार्डेस्ट हिट। तो जितना भी व्यापार का होने वाला केंद्र था, नगर था, तो वह सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो वन समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता है तो सबको इसके बीमार होने की देर नहीं लगती और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता है। तो हम ये देख सकते हैं जितने भी इन्फेंट्स थे प्लेग में आ गए, शिशु लोग, युवा, बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो इस प्लेग में हम देख सकते हैं 1360 से 1317 में प्लेग में बहुत घटनाएं घटी। यूरोप की जनसंख्या 1300 से 730 लाख से घटकर एकदम से 1400 से 450 लाख हो गई थी। तो इतनी विनाशमय कहानी थी ये कि एक तरीके से ये समाज को वो कर रही थी। डीपॉल्यूशन तो हो ही रहा था, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया, यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर में, लोग ही नहीं बचे थे, लेबर ही नहीं था, क्योंकि कोई इंगेज नहीं होना चाह रहा था इस समय। प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर फूड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉप्ड और कुछ ही लोग रह गए थे जो खरीद सकते थे सामान, पैसे ही नहीं था लोगों के पास। वेज रेट इंक्रीज हो गया, डिमांड फॉर लेबर बढ़ चुकी थी, एग्रीकल्चर लेबर में लेबर्स नहीं मिल रहे थे। तो रोज इन इंग्लैंड बाय सर्च 250% ऑफ आफ्टर मैथ ऑफ द ब्लैक डेथ। तो जितनी भी सर्वाइविंग लेबर फोर्स थी अब वो दुगने पैसे डिमांड करने लगे थे इस समय। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका सोशल अनरेस्ट, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी।